जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाल किताब व्याकरण की सीरीज़ में, मेरी एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि भावों को एक साथ कैसे देखा जाता है। भावों को एक साथ देखने का भी नियम है जो लाल किताब में दिया गया है। भावों का अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव तो होता ही है, पर भावों का एक साथ प्रभाव भी देखा जाना ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं भाव नंबर 1, 7, 11 और 8। ध्यान से सुनना, भाव नंबर 1, 7, 11 और 8, इन भावों के ग्रहों का एक साथ प्रभाव कैसे देखा जाता है। दोस्तों, भाव नंबर 1 को राजा कहा गया है। लाल किताब में भाव नंबर 1 के ग्रह को राजा कहा गया है और 7 नंबर के ग्रह को उसका वजीर कहा गया है। भाव नंबर 1 के ग्रह को राजा और भाव नंबर 7 के ग्रह को उसका वजीर। वजीर आप जानते हैं कि वजीर का काम होता है राजा की आज्ञा का पालन करना। इसी तरह से 11वें भाव के ग्रह को पहले भाव के पैर माना गया। जो 11वें घर में ग्रह होता है वो पहले घर के ग्रह का पैर होता है, यानी उसके हिसाब से चलता है। और 8वें ग्रह को आँखें कहा गया है। 8वें भाव का ग्रह पहले घर के ग्रह की आँखें कहा गया। तो इस तरह से लाल किताब में वर्णन किया गया। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पहले घर में ग्रह राजा है और 7वें घर का ग्रह उसका वजीर है। तो अगर तो पहले घर में मान लीजिए बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, और 7वें घर में एक ही ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि एक वज़ीर और 7वां घर जो है आय का भी होता है। तो एक वज़ीर को इतने सारे राजाओं से आज्ञा मिलती है, ऑर्डर मिलते हैं, तो वो किसका ऑर्डर पूरा करेगा? तो इसलिए उसको उन ऑर्डर्स को पूरा करने में परेशानी होगी और रिज़ल्ट ये होगा कि उस व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो एक उदाहरण मानते हैं, मान लो कि किसी व्यक्ति के लग्न में राहु है, बुध है, बृहस्पति है, चंद्र है, यानी कि 4 ग्रह हैं, और उस व्यक्ति के 7वें भाव में केतु है। ठीक है, यहाँ पे हमें मित्रता और शत्रुता नहीं देखनी होती है। यहाँ पे हमें देखना है कि पहले घर में जो है ग्रह ज़्यादा हैं और 7वें घर में अकेला केतु है। तो अब जो है ऐसे व्यक्ति की लाइफ में क्या होगा? केतु संबंधी परेशानियाँ होंगी, यानी ऐसे व्यक्ति की नर औलाद नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति का केतु कायम है, यानी उस व्यक्ति की नर औलाद है, तो औलाद के पैदा होने के दिन से ही उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, यानी उसे खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर उसका केतु कायम नहीं है, यानी नर औलाद नहीं है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह की परेशानियां, तकलीफ़ें आती रहेंगी, क्योंकि उसके लग्न में 4 ग्रह हैं और 7वें घर में अकेला केतु है। ऐसे ही हम दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी देख सकते हैं। तो पहले घर में अधिक ग्रह और 7वें घर में एक ग्रह का इस प्रकार से असर देखना होता है। अब इसमें यह भी लिखा गया है किताब में कि 7वां घर और 8वें घर को भी देखना होता है। केवल 7वें घर में अच्छा ग्रह, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके आधार पर हम ये निर्णय नहीं लगा सकते कि उसका उच्च फल मिलेगा ही। इसको एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। जैसे मान लो 7वें घर में मंगल शुभ है, शुभ परिवार देता है। इसमें लिखा है कि सब कुछ उम्दा, धन दौलत परिवार, ठीक है। पर उसी वक्त अगर 8वें घर में बुध आ जाता है, तो उस केस में मंगल अपने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो
हमें इन ग्रहों को एक साथ देखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और बाकी जानकारी मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। जय माता दी।